नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 3 राज्यों की 116 सीटों में से 76 पर बढ़ी मोदी शाह की टेंशन। सर्वे के नतीजे ने उड़ा दी भाजपा की नींद। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि चुनाव आयोग पीएम मोदी का गुलाम, चुरा लिया गया शिवसेना का धनुष बाण चिन्ह, जमकर बरसे उद्धव ठाकरे। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि साथ मिलकर लड़े तो 100 से नीचे होगी भाजपा। सीपीआईएम के जनरल कन्वेंशन में बोले सीएम नीतीश कुमार, और वहीं तेजस्वी यादव ने भी साधा केंद्र पर निशाना। चौथी खबर में जिक्र होगा कि विंध्य में जमीन खिसकने से डरी मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार, नाराज जनता को साधने के लिए अमित शाह को भेजा बुलावा। और साथ ही साथ पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ सहयोगियों को एकजुट करने की भूमिका निभानी होगी, सचिन पायलट ने दिया बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदलने जा रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रख लीजिए रोज की खबरों के लिए। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 3 राज्यों की 116 सीटों में से 76 पर बढ़ी मोदी शाह की टेंशन। सर्वे ने उड़ा दिए नींद। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से ही सभी पार्टियां मैदान में उतर गई हैं और बीजेपी नीत एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने के लिए जोर लगा रही है, तो कांग्रेस भी बीजेपी की हैट्रिक रोकने के लिए सियासी समीकरण बनाने में लगी है। इसी बीच एक सर्वे सामने आया है जिसके आंकड़े 3 राज्यों की 116 सीटों में से 76 पर पीएम मोदी और अमित शाह की टेंशन बढ़ा रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र और इसी के साथ बिहार और अगर बात की जाए कर्नाटक की, तो इन 3 राज्यों में भाजपा की नींद उड़नी तय है और यहां की 116 में से 76 सीटों पर बीजेपी की नींद उड़ चुकी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयोग पीएम मोदी का गुलाम, चुरा लिया गया शिवसेना का धनुष बाण चिन्ह, जमकर बरसे उद्धव ठाकरे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए अपने समर्थकों से कहा कि पार्टी का धनुष बाण चिन्ह चुरा लिया गया है और चोर को सबक सिखाने की जरूरत है। उद्धव पार्टी के नेताओं के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करने से पहले यहां बांद्रा स्थित अपने आवास मातोश्री के बाहर समर्थकों को संबोधित कर रहे थे और उद्धव ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए उसे पीएम मोदी का गुलाम बताया है। वहीं चुनाव आयोग ने शुक्रवार को शिवसेना नाम और धनुष बाण चिन्ह शिंदे नीत खेमे को आवंटित कर दिया और यह पहला मौका है जब ठाकरे परिवार ने पार्टी पर अपना नियंत्रण खो दिया है, जिसकी स्थापना बाल ठाकरे ने 1966 में की थी। उद्धव ने कहा कि धनुष बाण चुरा लिया गया है, चोर को सबक सिखाने की जरूरत है, वो पकड़े गए हैं। मैं चोर को धनुष बाण के साथ मैदान में आने की चुनौती देता हूं और हम इसका मुकाबला मशाल से करेंगे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग पीएम मोदी के गुलाम ने कुछ ऐसा किया है जो पहले कभी नहीं हुआ। दोस्तों, ये एनडीटीवी के मुताबिक खबर आ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। साथ मिलकर लड़े तो 100 से नीचे होगी भाजपा। सीपीआईएम के जनरल कन्वेंशन में बोले नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने भी साधा केंद्र पर निशाना। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीपीआईएम के 11वें जनरल कन्वेंशन में बड़ा बयान दिया और अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं कि बस आप लोग यानी कि कांग्रेस जल्दी फैसला लें। अगर मेरा सुझाव माने और सब साथ मिलकर लड़े तो ये भाजपा 100 से नीचे आ जाएंगे, लेकिन अगर मेरा सुझाव नहीं मानेंगे तो क्या होगा वो आप जानिए। नीतीश कुमार ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से कहा कि आप लोग जल्दी से जल्दी फैसला करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब आगे का फैसला करना चाहिए। कांग्रेस विपक्षी एकजुटता में देरी ना करे। हम इंतजार कर रहे हैं, कांग्रेस विपक्षी नेता को बुलाए और तय कर ले कहां से किसके साथ चुनाव लड़ना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विंध्य में जमीन खिसकने से डरी शिवराज सरकार, नाराज जनता को साधने के लिए अमित शाह को भेजा बुलावा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के शिवराज मंत्रिमंडल में की गई विंध्य क्षेत्र की अनदेखी का डर अब मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को सताने लगा है। विंध्य क्षेत्र के समीकरण को साधने के लिए सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आमंत्रित किया और गृह मंत्री शाह 24 फरवरी को सतना आ रहे हैं और वो सतना में आयोजित सबरी जयंती समारोह में शामिल होंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस को बीजेपी के खिलाफ सहयोगियों को एकजुट करने की भूमिका निभानी होगी, सचिन पायलट का बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को
हराने और 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए उनकी पार्टी को ऐसी केंद्रीय भूमिका निभानी चाहिए जिसके इर्द गिर्द उसके घटक व सहयोगी एकजुट हो सके। उन्होंने कहा कि इस साल खासकर हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस का विधानसभा चुनाव जीतना ऐसा होने के लिए बहुत अहम है। पायलट ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। जब तक कांग्रेस पार्टी राज्यों में चुनाव नहीं जीतती है तब तक हमारे गठबंधन के लिए 2024 का चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। ये हिंदी भाषी राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हमारे लिए अहम है। हमें जरूर इन राज्यों में जीतना चाहिए, तभी हम 2024 में एनडीए को हराने के लिए गंभीर चुनौती बन पाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में अभी से सताने लगी गर्मी, अगले 2 दिनों में और बढ़ेगा तापमान। आईएमडी ने जारी कर दी है चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर भारत में अब दिन में गर्मी का एहसास होने लगा है। उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में टेम्परेचर बढ़ने के साथ ही दिल्ली भी गर्म होने लगी है और राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और सोमवार तक इसके और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने इसकी भविष्यवाणी कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार सप्ताह अंत में अधिकतम तापमान बढ़कर 31 डिग्री सेल्सियस और सोमवार तक इसकी 32 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है। दिल्ली में सप्ताह अंत में आसमान साफ रहने की उम्मीद है और इससे पहले बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव आयोग पर भड़के संजय राउत बोले, बदला लेने की भावना से शिवसेना को खत्म करने की है ये कोशिश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना बताए जाने पर उद्धव ठाकरे के गुट के सांसद संजय राउत भड़के नजर आए और संजय राउत ने चुनाव आयोग के फैसले को गलत बताते हुए जमकर निशाना साधा। राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता देने का निर्वाचन आयोग का फैसला लोकतंत्र की हत्या है और इसके खिलाफ उनकी पार्टी लोगों के पास जाएगी। राउत ने आगे कहा कि आयोग का ये फैसला राजनीतिक हिंसा का काम है और इसका उद्देश्य डर बदले की भावना से शिवसेना को खत्म करना। उन्होंने ये भी कहा कि सभी राजनीतिक दलों को चुनावी प्रहरी से राजनीतिक दल की परिभाषा पूछने की जरूरत है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भिवानी कांड को महमूद मदनी ने बताया आतंकवादी जैसी घटना, सरकार से किया ये सवाल। जी हां दोस्तों, हरियाणा के भिवानी में हुई जुनैद और नासिर की हत्या के मामले को लेकर जमीयत के प्रतिनिधिमंडल ने भरतपुर जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और इस घटना को लेकर जमीयत उलेमा हिंद ने एक बयान जारी किया है। जारी बयान में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने जुनैद और नासिर की हत्या पर चिंता और दुख व्यक्त किया और मदनी ने इसे अमानवीय और आतंकवाद जैसी घटना बताते हुए केंद्र एवं हरियाणा सरकार से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ यूपीए के तहत मामला दर्ज किया जाए। न्याय के प्रति सरकार का दोहरा रवैया। मौलाना मदनी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय का कोई व्यक्ति अगर 2 शब्द बोल देता है तो उसके खिलाफ आतंकवाद के मामले दर्ज किए जाते हैं। यहाँ 2 लोगों को मारकर जला दिया गया, लेकिन आरोपियों पर मामूली धाराएं लगाई गई हैं। इससे न्याय के प्रति सरकार का दोहरा रवैया प्रकट होता है और इन कृत्यों को सहन नहीं किया जा सकता। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में बीजेपी सरकार के खिलाफ कान पर फूल लगाकर घूम रहे हैं कांग्रेसी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक जंग तेज हो गई है। सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ अब कांग्रेस ने अनोखे तरीके से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है और इसके लिए कांग्रेस ने किवी मेल हुआ यानी कान पर फूल अभियान शुरू किया है और इसी के साथ सड़क से लेकर विधानसभा तक कांग्रेस कार्यकर्ता कान पर फूल लगाकर भाजपा सरकार का विरोध कर रहे हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के अंदाज में ही महागठबंधन की जवाब देने की तैयारी, हिंदुत्व के बदले एमवाई समीकरण का अस्त्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदुत्व की गोलबंदी का मकसद लिए सीमांचल से चुनावी शंखनाद 23 और 24 सितंबर को किया था। महागठबंधन उसी अंदाज में और उसी तेवर से भाजपा को जवाब देने की तैयारी कर रही है। इलाका भी सीमांचल है और महागठबंधन ने भाजपा को उसी की रणनीति से परास्त करने के लिए 25 फरवरी को पूर्णिया में रैली का आह्वान किया है। दरअसल आरजेडी इस रैली को पहले करना चाहती थी, मगर नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को लेकर
तारीख को 25 फरवरी तक खिसकाया गया और ये एक संयोग है कि इसी दिन भाजपा के कद्दावर नेता अमित शाह भी बिहार आने वाले हैं। पर उनके आने की वजह है स्वामी सहजानंद की जयंती समारोह, जो भाजपा पटना के बापू सभागार में मनाने जा रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र का सीलबंद सुझाव ठुकराया और कहा कि खरबों रुपए डूब गए और आप कह रहे हो कि कोई असर नहीं हुआ, हम खुद कमिटी बनाएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट से जुड़े मामले में केंद्र सरकार द्वारा सीलबंद लिफाफे में दिए गए सुझाव को मानने से पूरी तरह से इनकार कर दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की रिपोर्ट की जगह हम खुद एक समिति का गठन करेंगे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले बेंच ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार के सुझाव को स्वीकार कर लेती है तो उससे यह संदेश जाएगा कि यह सरकार द्वारा नियुक्त समिति है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 में फेल हो जाएंगे बीजेपी के पुराने दाव, नहीं मिलता दिख रहा है वोट, सर्वे में हुआ यह खुलासा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर अब करीब 400 दिन ही बचे हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की उम्मीद लिए बैठी है, लेकिन उसके लिए अगला लोकसभा चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है। हाल ही में एक ताजा सर्वे में सामने आया है कि बीजेपी जिन मुद्दों पर वोट पाती रही वो अब कमजोर पड़ते जा रहे हैं और हाल ही में सी वोटर और इंडिया टुडे ने देश का मिजाज समझने का दावा करने वाला एक सर्वे किया है और इस सर्वे में पता चला है कि कभी बीजेपी की धुरी रहे राम मंदिर और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दे अब उसके वोटरों की प्राथमिकता में नहीं है। खास बात यह है कि बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 का जो वादा किया था वो पूरा हो रहा है, बावजूद इसके ये मुद्दा अब वोटरों को आकर्षित कर रहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव के पहले एक्शन में महागठबंधन सभी 7 दलों में हलचल हो चुकी है शुरू। जी हां दोस्तों, बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए से अलग होने और महागठबंधन के साथ चले जाने के बाद राज्य में महागठबंधन की सरकार चल रही है। 7 दलों के महागठबंधन में 4 दल जहां सरकार में शामिल है, वहीं 3 दलों का बाहर से समर्थन है और हाल के दिनों में देखें तो लगभग सभी घटक दल अपनी ताकत दिखाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा के जरिए राज्य के सभी जिले में पहुंचकर विकास कार्यों को देखा और उसकी समीक्षा की और इस क्रम में वो सरकार की योजनाओं को भी लोगों को बता रहे हैं। और इस बीच महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी गरीब संपर्क यात्रा निकालकर अन्य घटक दलों को अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। मोर्चा की ये यात्रा नवादा से शुरू हुई है और जहानाबाद अरवल होते हुए गया तक जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी इशू, अगर आपके पास छिपाने को कुछ नहीं तो जांच होने दें। अडानी मामले पर सचिन पायलट का केंद्र पर हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अडानी मामले में केंद्र सरकार को घेरने के लिए विपक्षी नेता आए दिन हमलावर होते जा रहे हैं और संसद में राहुल गांधी के सवालों से मिली संजीवनी के बाद कांग्रेस के कई नेता अब अडानी मामले पर प्रधानमंत्री मोदी को सीधे टारगेट कर रहे हैं। और इसी क्रम में कांग्रेस नेता सचिन पायलट कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला उन्होंने बोला। और पायलट ने कहा कि संसद में जब हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अडानी स्टॉक क्रैश जैसे गंभीर मुद्दे को उठाया तो उन्होंने उसे एक्सपंज कर दिया और संसद की एक मर्यादा होती है कि क्या एक्सपंज हो सकता है और क्या नहीं। सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा के पास बहुमत है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रश्नों को एक्सपंज कर देंगे। प्रधानमंत्री ने भी शेयर मार्केट क्रैश, जनता के पैसों का दुरुपयोग, सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में देना और आदि पर कोई जवाब नहीं दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम ने नारा दिया, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज खुद खा रहे हैं, किसी को खाने नहीं दिए। कांग्रेस का मोदी पर बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट मामले पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार को घेरा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने पीसी लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जेपीसी से जांच कराई जाए। और पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास ने कहा कि पीएम ने नारा दिया था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आज खुद खा रहे हैं और किसी को खाने नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की मदद से अडानी की संपत्ति बढ़ी है, फर्जी तरीके से अडानी की संपत्तियां बढ़ाई गई। केंद्र सरकार ने अडानी के अनुरूप योजना बनाई जिसके कारण उन्हें
लाभ मिला और कांग्रेस इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ लड़ेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। महाराष्ट्र, गोवा समेत इन राज्यों में गर्मी की दस्तक, 39 डिग्री तक पहुंचा पारा। आईएमडी ने दी है इस बात की जानकारी। जी हां दोस्तों, देश के ज्यादातर राज्यों में ठंड की विदाई होने लगी है। देश की राजधानी दिल्ली में भी अब ठंड की विदाई हो रही है। वहीं महाराष्ट्र, गोवा जैसे राज्यों में हल्की गर्मी शुरू हो गई है। मौसम विभाग की माने तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और गुजरात तट के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री दर्ज किया जा रहा है। और मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में इन इलाकों में तापमान और बढ़ेगा। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक इन इलाकों में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में और बढ़त देखी जाएगी। और मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट की माने तो मुंबई शहर में तापमान का उच्च स्तर बना रहेगा। अगर समुद्री हवा देरी से चलती है तो मुंबई में अधिकतम तापमान बढ़ेगा। इससे मुंबई के लोग गर्मी से परेशान हो सकते हैं। फरवरी के महीने में ही अधिकतम तापमान 39 डिग्री तक पहुंचा रहा। और अगर 17 फरवरी की बात करें तो न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री दर्ज किया गया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कानपुर देहात में मां बेटी की मौत पर ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को घेरा, पूछा जांच के लिए क्यों नहीं भेजी केंद्रीय टीम। जी हां दोस्तों, कानपुर देहात में अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान जलकर मरी मां बेटी के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने पूछा कि उत्तर प्रदेश में मां बेटी की मौत की जांच के लिए कोई केंद्रीय टीम क्यों नहीं भेजी गई है। वहीं ममता बनर्जी ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अभियान गरीब लोगों को बेदखल करने के लिए चलाया जा रहा है। उन्होंने बांकुड़ा में एक कार्यक्रम में पूछा, लेकिन ऐसे मामले में कोई जांच नहीं की जाती है, वहां कोई केंद्रीय टीम क्यों नहीं भेजी गई। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गरीबों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जमीन का अधिकार देती है। बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस विभिन्न मुद्दों पर केंद्रीय टीमों को पश्चिम बंगाल भेजे जाने के बारे में मुखर रही हैं। और हाल में मध्याह्न भोजन वितरण और राज्य में मनरेगा कार्यान्वयन में अनियमितताओं को लेकर भी केंद्र दल यहां जांच के लिए पहुंचा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जो भी मोदी सरकार के खिलाफ बोलता है, बीबीसी के सर्वे पर नीतीश कुमार ने बीजेपी को घेरा, जनता सब जानती है, ये बयान दिया। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीबीसी दफ्तरों में आईटी सर्वे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि जो कोई भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सरकार क्या चाहती है। उन्होंने कहा कि हम देख सकते हैं कि वो क्या चाहते हैं। अगर कार्रवाई की जाती है तो स्पष्ट दिखता है, अगर कोई उनके खिलाफ बोलेगा तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। जो लोग हमारे खिलाफ बोलना और लिखना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, आखिरकार ये जनता ही तय करेगी। तो दोस्तों आपको बता दें, बीबीसी पर जो छापा पड़ा है उसके बाद इस प्रकार से नीतीश कुमार ने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले 2024 चुनाव बड़ी चुनौती, बिहार ही बीजेपी को दिल्ली की गद्दी से हटाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव आरजेडी और महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है। और उन्होंने दावा किया कि बिहार ही बीजेपी को दिल्ली की गद्दी से उखाड़ फेंकेगा। तेजस्वी यादव ने पटना में जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शुक्रवार को यह बात कही और उन्होंने आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं से 2024 चुनाव की तैयारियों में जुट जाने के लिए कहा। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि हर हाल में बीजेपी को 2024 में जीतने से रोकेंगे और इसके लिए सभी समाजवादियों को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी वालों के मुंह पर कर्पूरी ठाकुर का नाम है, लेकिन उनके मन में नाथूराम गोडसे है और इसी के साथ गोलवालकर भी है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी के खिलाफ बोलोगे तो कार्रवाई होगी और उसके समर्थन में बोलने पर राज्यपाल बना दिया जाएगा। बता दें कि लोकसभा चुनाव में अब 1.5 साल से भी कम का वक्त बचा है। बिहार में जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस समेत 7 दलों का महागठबंधन है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही देश भर के विपक्षी दलों को एकजुट करने का संकल्प ले चुके हैं और इस मुहिम में तेजस्वी भी उनका साथ दे रहे हैं। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने इस सिलसिले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर बनाने का जादू छोटे व्यापारियों पर क्यों नहीं, राहुल गांधी ने अडानी मामले में फिर बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए गुरुवार को आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के मित्रकाल में 36% सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को कोई मुनाफा नहीं हुआ है। उन्होंने कारोबारी दिग्गज गौतम अडानी का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कांग्रेस नेता ने सवाल किया है कि एक मित्र को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर बनाने वाला जादू छोटे व्यापारियों पर
क्यों नहीं चलाया गया। राहुल गांधी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि मित्रकाल की कहानी 76% एमएसएमई को कोई मुनाफा नहीं, 72% की आमदनी स्थिर रही, घटी या खत्म हो गई और 62% को बजट से सिर्फ निराशा मिली। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में बिगड़ रहा है बीजेपी का समीकरण। पिछली बार यूपीए की थी एक सीट, लेकिन अब यूपीए ने लगा दी है बिहार में छलांग। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 में अब करीब 400 दिन ही बचे हैं और बीजेपी नीत एनडीए जहां हैट्रिक लगाने के लिए जोर लगा रहा है, तो विपक्षी कांग्रेस भी धीरे धीरे दांव बिछा रही है। और इस बीच बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाला एक सर्वे सामने आया है और इसमें बिहार में एनडीए को तगड़ा नुकसान होता दिखाया गया है। सर्वे के अनुसार लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में यूपीए की लहर दिखाई दे रही है और सी वोटर और इंडिया टुडे ने देश का मूड जानने का दावा करने वाला एक सर्वे किया था और इस सर्वे के नतीजे हाल ही में जारी किए गए थे। और सर्वे के नतीजे बताने से पहले हम पिछली बार के आंकड़े आपको बता दें। दरअसल दोस्तों, अगर 2019 में आंकड़े देखे जाएं तो यूपीए को महज एक सीट मिली थी और 39 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर अब यूपीए को 25 सीटें मिल रही हैं 40 में से। जी हाँ दोस्तों, जबरदस्त छलांग लगाई है यूपीए ने।